हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 9th का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था और इस वीडियो में हम उसके आंसर की लेके आए हैं, जिसमें हम सारे एमसीक्यूज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे और आप अपने पेपर भी पूरा देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है 20 इसमें एमसीक्यूज़ होंगे और 21 से 24 तक 2 अंक के, 25 से 29 3 अंक के। तो मुख्यतः हम 2-3 अंक के और 1 अंक के क्वेश्चंस और मैप जो होगा वो एक बार देख लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो आज हुआ है। मंडे को इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का के बच्चों के लिए आंसर की आप इसमें से देख सकते हो। पेपर थोड़ा सा टफ लेवल ही आया था, तो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों जिनका एग्ज़ाम है वो अच्छे से तैयारी कर लें। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एक आहरणीय अधिकार माना गया, कि उसमें से कौन कौन से अधिकार लिए गए फ्रांसीसी संविधान में। इनमें से कौन कौन से अधिकार जो है लिया गया, तो उसमें कौन सा है? पहला, जीवन का अधिकार, ये भी बिल्कुल नैसर्गिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी। तो तीनों जो है वो फ्रांसीसी संविधान में है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, कि इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। इस देश की संसद राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। तो और तीसरा है, इस देश की संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो सेना जो है कहाँ के सदस्यों का चुनाव करती है? तो चीन में ऐसी व्यवस्था है। तो इन तीनों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। म्यांमार, चिले, चीन, मैक्सिको। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन। तीसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है श्रम बल जनसंख्या में तो कितने आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? 21 से 60, 25 से 55, 18 से 62 या 15 से 59। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 59 आयु वर्ग। श्रम बल जनसंख्या में 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, क्योंकि 14 साल तक तो पढ़ाने के लिए होता है राइट टू एजुकेशन। 14 के बाद ही हम श्रम बल संख्या में जोड़ सकते हैं। तो इसलिए 15 से 59 आयु वर्ग बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि 60 में तो फिर रिटायरमेंट आ जाती है, तो इस वजह से हम उसको नहीं जोड़ते। दूसरा है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, कि पहले कौन सी हुई है और बाद में कौन सी हुई है। पहला है जैकोबिन सरकार का पतन, डायरेक्टरी का शासन, नेपोलियन का सम्राट बनना और कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत। तो इसके अगर हम देखें तो सबसे पहले यही हुआ था, राजतंत्र का अंत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 पहले देखो किस में है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के बाद जैकोबिन सरकार का पतन हुआ था, जैकोबिन सरकार के बाद डायरेक्टरी का शासन और लास्ट में नेपोलियन का सम्राट बनना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लो एक बार, हालांकि अधिकतर बच्चों का हिंदी में ही होगा, फिर भी एक बार हम ऑप्शंस बस टिक कर देते हैं इंग्लिश में, ताकि आपको एक क्वेश्चंस आप देख लो। और इसमें था आपका ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें, चौथा हो गया। पांचवा अगर देखें तो यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं, जैसी व्यवस्था भारत में भी है, तो इसको कहा जाता है लोकतंत्र। जनतंत्र भी आ सकता है इसकी जगह, जनतंत्र, लोकतंत्र दोनों आ सकता है। और शाही में भी लोकशाही भी कह सकते हैं उसको, लेकिन आमतौर पर लोकतंत्र या जनतंत्र का ही इस्तेमाल होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनन द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र, बीमा तृतीयक क्षेत्र और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र। तो इसमें से जैसा कि आपको पता है खनन जो है वो कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र का है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, निम्न विशेषताओं के आधार पर सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन करना है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। तो वो कौन से हैं? ऊंचे शिखर और गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां किस में है? तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, पठार या हिमालय पर्वत। तो इसका सही उत्तर है हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, निम्न में से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है? गांव के भूमि धारक किसान, नगरों में झुग्गियों में रहने वाले, तो ये तो बिल्कुल निर्धन में है।
निर्माण स्थल के दैनिक वेतनभोगी ये भी निर्धन में आते हैं, और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक तो ये भी निर्धन में आएंगे। तो पहला ऑप्शन ही होगा, केवल पहला ऑप्शन देखो किस किस में केवल एक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपका वही इंग्लिश में है जिसमें पहले को हम डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल, माइनिंग इज़ अ प्राइमरी सेक्टर, सो ये सही उत्तर हो जाएगा। इसका हो जाएगा हिमालयन माउंटेन, और 9वां है आपका ओनली वन। नेक्स्ट 8वां 9वां क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण। अभिकथन है कि उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, तो ये तो सही है हमारा। और ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में थे, तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर सी। 10वां है, निम्नलिखित संस्थाओं में से सही का विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन संस्थाएं भारतीय संसद के अंग हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर हम बात करें, राष्ट्रपति है संसद के अंग, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, प्रधानमंत्री नहीं है, तो केवल एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अच्छा, इसमें आपसे पूछा है सही कौन कौन से हैं, तो 2, 3 और 4 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता प्रधानमंत्री। 11वां क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, निर्धनता उन्मूलन के उपाय, और किस राज्य ने क्या उपाय किया। पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और मानव संसाधन विकास पर बल, उच्च कृषि दर, भूमि सुधार और अनाज का सार्वजनिक वितरण। तो अगर इसमें से मान लो आपको कुछ नहीं पता, ये पता है आपको पंजाब में जो था कृषि पर बहुत जोर दिया गया था, तो पहले का तो सेकंड हो जाएगा, पहले का सेकंड देखो किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन तो यहीं काट दो, ठीक है। अब फर्स्ट का है सेकंड। फिर केरल की अगर हम बात करें, तो केरल में क्या हुआ था? तो केरल में मानव संसाधन का विकास हुआ था या भूमि सुधार हुआ था? तो केरल में जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स का, उसके विकास पर बल दिया गया। तो अब 2 का 1 देख लो किस में है, तो 2 का 1 और इसमें, तो यही एक ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अनाज का सार्वजनिक वितरण, और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा भूमि सुधार। ये ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में देखना चाहो, इसका है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, उसका है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 आर करेक्ट, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ 12वां क्वेश्चन है, इन विशेषताओं के आधार पर सही नदी द्रोणी का चयन कीजिए। कौन से नदी का ये सिस्टम दिया हुआ है? ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, लंबाई 760 किलोमीटर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। देखो, नर्मदा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नर्मदा तो आपका ये अरब सागर में चली जाती है, तापी भी चली जाती है, तो ये दोनों नहीं होंगे। बचा गोदावरी और कावेरी। तो गोदावरी बहुत लंबी नदी है, लगभग 1400 के आसपास होता है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, कावेरी द्रोणी, जो कि ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, और लगभग इसका 760 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी, जिससे मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा, और हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार साख्त को सौंपी। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन सही किस किस में है? तो ये वाला गलत हो जाता है, ये वाला गलत हो जाता है, बचता है बी और डी। अब पहला आपको बताना है कि जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी, तो ये गलत है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर 14वां क्वेश्चन अगर देखें, इसमें कहा गया है नीचे 2 कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए हैं, कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, और इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 14वां का, ये सही है और व्याख्या भी सही है।
अगर हम देखें इंग्लिश में तो ये कावेरी बेसिन, और इसके बाद 13th का था आपका बी, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, और 14th का है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब 15वां क्वेश्चन अगर देखें, इसमें कहा गया है किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको पता ही है। एमएसपी आप पढ़ते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थित मूल्य, जिसको हम एमएसपी भी कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंग भेद शासन के विरोध में अन्य संगठन एकजुट हुए। तो आपको पता है रंग भेद शासन जो है वो अफ्रीका में हुआ था। नेशनल मंडेला भी इसी से रिलेटेड थे, तो वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 17वां है, नीचे दिए गए दो कथन है अभिकथन और कारण। भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, उत्तरायण में आ जाता है, बिल्कुल ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है, व्याख्या भी सही है। 18वां है, लोकसभा चुनाव के लिए देश के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 543 निर्वाचन क्षेत्र, पहले 2 एंग्लो इंडियन थे, अब वो नहीं है, तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर है, अब मान लो यहाँ से राज्यसभा भी पूछा जा सकता है, हो सकता है लोकसभा का आ गया, तो राज्यसभा को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो राज्यसभा का भी आपको पता होना चाहिए, 238 होते हैं निर्वाचित सदस्य और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, टोटल 250। अब है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए डैश ने हस्तक्षेप किया। रूसी सरकार ने, फ्रांस सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने या पोलैंड सरकार ने। तो जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इट इज़ ऑप्शन ए। 18वें का था आपका 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 19वें का है अमेरिकन गवर्नमेंट। लास्ट अब अगर हम देखें 20वां, इसमें कहा गया है कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही है। यह 2013 में आरंभ हुआ, बिल्कुल ये सही है। इसमें लक्षित समूह योग्य परिवार, बिल्कुल ये बनाए गए। प्रति माह 10 किलो, तो ये गलत है। प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा, तो ये 5 किलो है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसके में ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है, खाद्यान्न में गेहूं, चावल और अनाज मिलना, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पहले 20 MCQs थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो थे वो हमने देख लिए हैं इसमें से। अब देखते हैं, ये अति लघु प्रश्न है कि रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए क्या क्या किया गया। तो केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू की गई थी और औद्योगिक विकास के लिए कीमत को स्थिर किया गया था। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। फिर 20वीं सदी के शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया गया। तो 85% जनता जो है वो खेती पर निर्भर थी, और उसके बाद और क्या किया गया, तो उसको रूस अनाज का बड़ा निर्यातक था। और रूसी दो विशेषताएं क्या थी रूसी अर्थव्यवस्था के समय, तो अधिकतर खेती पर निर्भर थे, अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक था और उद्योग बहुत कम थे। फिर ये 22वां क्वेश्चन है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए जाने वाले 2 बदलाव। तो क्या बदलाव किए थे, तो इन्होंने क्या कहा था कि स्वयं को कार्यकारी घोषित करने के साथ साथ स्वयं को इन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, और जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 2002 में जब दोबारा इन्होंने जनमत संग्रह करके 5 साल अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। और तीसरा इन्होंने काम किया था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से संविधान में परिवर्तन करना। तो 3-4 चीज़ें की थी। भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताना है, तो भारत में टोटल आपको पता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसके अलावा 7वां सबसे बड़ा देश है, ये आप बता सकते हो। और स्थल सीमा रेखा जो है भारत की वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर की सीमा है।
तो ये तीन चीज़ें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल, 7वां सबसे बड़ा देश और 15,200 किलोमीटर सीमा है। फिर बेरोजगारी की अवधारणा के कुछ उदाहरण के माध्यम से, तो इसमें भी आपको बता देना है कि बेरोजगारी कब हो, जब मजदूरी की दर से कम पे काम करने के लिए लोग तैयार हों तो होती है बेरोजगारी। तो इसी से रिलेटेड कोई एक एग्जांपल दे देना है आपको, या जो जितना पढ़ा लिखा है उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। फिर आपका खंड ग में अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन अब हम नहीं करेंगे, वो आप अपने से देख सकते हो। इसमें लुईस 16वें के राज्य रोहन के समय फ्रांस का राजकोष खाली क्यों था, ये आपने पढ़ा ही था। तो लंबे समय तक युद्ध हुआ था, उसके बाद राज दरबार और शान शौकत में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चे किए गए थे, प्रशासनिक खर्च जो थे वो अनियमित थे, और तीसरे स्टेट से कर प्राप्त करना, सिर्फ एक ही जगह से कर प्राप्त होता था, तो ये सब कारण था। फिर उसके बाद पूछा गया था रॉबेस्पियर द्वारा अपनाई गई नियंत्रण एवं दंड की नीति, तो इसका क्या वर्णन करना है। तो इसमें क्या था कि शत्रुओं की गिरफ्तारी करके उन पर मुकदमा चलाना, ये था पहला। दूसरा, इसमें मजदूरों की कीमतों को अधिकतम सीमा तय करना, समता रोटी खाना अनिवार्य करना, ये सब से रिलेटेड आप इसमें बताना है। ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद 26वां, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक क्या क्या हैं। तो अक्षांश, ऊंचाई और वायुदाब और पवनें। तो ये 4 में से आप बता देना कि अक्षांश, दाब मतलब वायु दाब, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उसके बाद धरातलीय पवनें, जो धरातल से जो पवनें बहती हैं उसके कारण यहाँ का वातावरण अलग अलग होता है, और ऊंचाई, अलग अलग जगह की ऊंचाई के कारण अलग अलग तरह का वातावरण और जलवायु होता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का आप ये 3-4 पॉइंट्स पे अपना आंसर दे सकते हो। फिर कार्ल मार्क्स के क्या क्या विचार थे, तो पूंजीवादी से रिलेटेड, पूंजीवादी समाज जो है औद्योगिक समाज से रिलेटेड था इसका, कार्ल मार्क्स का। इन्होंने पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, इसके बारे में आप देख लेना। फिर है लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व, तो चुनाव का क्या अभियान होता है। तो जनता को निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवार, उनके दल, उनकी नीतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है, बेहतर प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। चुनाव चर्चाओं में पक्ष विपक्ष अपने भाषण देते हैं और उनको जानने का अवसर मिलता है, राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। इन सब चारों के बारे में लिख देना आप। फिर है खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों की व्याख्या करनी है, कि वर्साई की हुई शांति जनता के लिए कठोर और अपमानजनक क्यों थी, इसके बारे में आपको बताना है। और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या किया गया था उसके बारे में आपको इसमें बताना है। फिर है वर्साई की जो संधि है, वर्साई की संधि में क्या क्या हुआ था, तो इसमें क्यों उनके लिए अपमानजनक थी। तो पहला तो 10% आबादी और 13% भूभाग दिया गया था, 75%। तो इन्हीं सब पॉइंट पे आपको इसके जितने भी थे उसके बारे में लिखना है। फिर आर्थिक संकट का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा। तो यही है कि मुद्रा के अत्यधिक छपाई से मार्क की वैल्यू प्रतिदिन गिरती जा रही थी, कीमतें आसमान छू रही थी, मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा हो गई थी, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इन सब के बारे में आपको इसमें लिखना है। फिर भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता प्रदान की है। तो हाँ बिल्कुल, हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, तो बहुत सारे स्वतंत्रताएं दी गई है, उनके बारे में आपको इसमें समझाना है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के बारे में आपको इसमें बताना है कि अन्य अधिकारों को भी प्रभावान, क्योंकि संवैधानिक उपचार में क्या होता है कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप संसद के पास जा सकते हैं अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। तो ये बहुत ही, इसीलिए इसको संवैधानिक उपचार के अधिकार जो आर्टिकल 32 है उसको भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान है उसकी आत्मा भी कहा था। फिर है निर्धनता रेखा क्या होता है, तो एक सर्वमान्य सामान्य विधि होता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की आय और उपभोग के स्तर पर एक न्यूनतम स्तर की रेखाएं खींची जाती है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के पैरामीटर्स लिया जाता है, जैसे खाद्य आवश्यकता क्या है,
कितना कैलोरी वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या शिक्षा, चिकित्सा, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना था। फिर प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य लक्षण, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। अच्छा, निर्धनता रेखा का एक ध्यान रखना कि शहरों में 2400 कैलोरी है और गाँवों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी से कम अगर किसी को मिल रहा है तो वो निर्धनता रेखा के अंदर आ जाता है। फिर है प्रायद्वीपीय नदियों के लक्षण क्या क्या हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों के लक्षण हो गए कि इसके मुख्य नदियां पहले अगर आप देखो तो कौन कौन से हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। और ये मौसमी नदियां होता है, बरसात के दिनों में इनमें जल ज़्यादा होता है, बाकी समय में इनमें जल कम होता है और इन वर्षा पे ये निर्भर होती हैं। और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इनका पानी सिकुड़ जाता है, बारिश के समय में इनका प्रवाह भी तेज हो जाता है और इनका जो नदियाँ हैं उनका क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो जाती है। इसकी लंबाई जो है हिमालय की तुलना में कम होती है, ये सब के बारे में आपको बता देना है। गोदावरी जो है बड़े आकार के कारण दक्षिण गंगा ही कहलाती है, लेकिन वो है एक प्रायद्वीपीय नदी ही। फिर है झीलें मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, तो क्योंकि मीठे पानी का एक स्रोत होती हैं और पीने वाले पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और झीलों का निर्माण बहुत बार हिमानियों और बर्फ़ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है और उसमें झील में बहुत सारे जो नदी के बहाव को सुचारू रूप बनाने से सहायक करता है, आसपास के जलवायु को सामान्य बनाए रखता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको इसमें बताना था। तो ये तो हमने भी कर ही लिया। फिर ये एक पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको बताना है सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है। और सकल घरेलू उत्पाद जो देश के लोगों द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछा है, तो जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो ये क्या है, देश के लोगों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और यहाँ आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से रिलेटेड आपको इसमें बता देना है। नेक्स्ट है विशाल जनसंख्या का एक नकारात्मक पहलू बताना है आपको और मानव पूंजी के निर्माण को एक उदाहरण के माध्यम से। जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन सही तरीक़े से लोगों के पास विभाजित नहीं हो पाएगा, इन्हीं से रिलेटेड आप नकारात्मक पहलू में बता सकते हो। और अगर हम तीसरा देखें मानव पूंजी निर्माण का एक उदाहरण से है, तो कोई भी एक उदाहरण जो आपको दिया गया है उसमें से आप ले सकते हो। फिर ये 36वां दिया है आपको, हिमालय की श्रृंखला पूर्व से पश्चिम सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र में फैली है, इसका क्या आशय है। तो इसके बारे में आपको समझा देना है कि कहाँ से कहाँ तक है। फिर आंतरिक हिमालय के स्थित एक मुख्य शिखर, तो मुख्य शिखर कंचनजंगा के बारे में आप बता सकते हो, जो कि लगभग 8598 मीटर के आसपास है। और हिमालय के विस्तार का महत्व आपको बताना था, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसमें कौन कौन सी हैं, कश्मीर में, फिर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल, ये सारे आपको इसको अच्छे से समझा देना है। अब 37वां क्वेश्चन है हमारा मानचित्र आधारित प्रश्न। बहुत आसान है मानचित्र आधारित प्रश्न। तो विश्व का मानचित्र और भारत के मानचित्र पे आपको इनको दर्शाना है। तो अगर सबसे पहला है विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दो स्थानों ए और बी को अंकित किया गया है, उनको पहचाना है, जिनके पास खींची ये रेखा उनके सामने आपको सही नाम लिखना है। तो वैसे इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक देश, तो मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक देश जो है वो आपका यहाँ दिया हुआ है फ्रांस, अगर आप अभी देखते हैं हम। और दूसरे युद्ध में धुरी शक्तियों से संबंधित तो वो था आपका जापान। तो ए है आपका फ्रांस, बी है जापान। अभी हमने देखा यहाँ पर अगर ग्राफ देखो तो ये जो ए है ये है आपका फ्रांस और बी जो है वो क्या है आपका जापान। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें हमें भारत के जो मैप है उसमें क्या क्या चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहला है अनाई मुड़ी चोटी, इनमें से किन्हीं तीन को उपयुक्त जगह को आपको दर्शाना है। अनाई मुड़ी चोटी, और अनाई मुड़ी चोटी कहाँ पर है आपका, अगर हम देखें
तो ये आपका केरल में होता है, तो जहाँ केरल होगा वहाँ आप इसको दिखा सकते हो। फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपको पता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना, सबसे छोटा जो है वो सिक्किम है, और लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल। सांभर झील ये कहाँ पर है आपका? तो सांभर झील जो है वो आपका राजस्थान या गुजरात, कहाँ है बताओ? तो राजस्थान में है सांभर झील, ठीक है। तो सांभर झील आपका राजस्थान में है। फिर है कोरोमंडल द्वीप। तो कोरोमंडल द्वीप जो है वो आपका इधर कर्नाटक के आसपास है, तमिलनाडु के तट पे है, तमिलनाडु के तट पे है। तो अब हम इसको अगर देखें मैप में आपको बताना है, तो ये है हमारा भारत का मैप और उसमें हम इसको मार्क करना है। तो ये भारत का मैप है। तो ये हो जाएगा आपका जो फर्स्ट अनाईगुड़ी, ये वाला एरिया जो है ये है आपका कोरोमंडल। तो ये चौथा कोरोमंडल द्वीप हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि हमको पता है ये वाला जो एरिया है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि सेकंड था सबसे कम जनसंख्या घनत्व, और उसके बाद सांभर झील इस थर्ड में राजस्थान में हो जाएगा। तो ये 4 आपको इसमें दर्शानी थी, इसमें से कोई भी 3 आपको दर्शाना था। ये 37वां है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके मैप वाले टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो अगर ये था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा पेपर, और इवनिंग शिफ्ट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और इवनिंग शिफ्ट का भी जब एग्ज़ाम होगा तो भी हम पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम बाकी पेपर्स भी जब जैसे ही होंगे उनके ज़रूर उसके आंसर की, और फिर इवनिंग वालों के लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह से मॉर्निंग का पेपर भी आ जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और फटाफट आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बताओ कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।